और इस जीत पर गोपाल भार्गव क्या सीक्रेट बता रहे हैं, खास बातचीत की है चैनल हेड आशुतोष ने। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार गोपाल भार्गव जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल भार्गव जी न केवल मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर बल्कि दो अगर हम सीटों को कहें, बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सीट सुर्खी और बड़ा मलहरा, इनके प्रभारी भी रहे हैं। बड़ा मलहरा तो वो सीट थी जिसको लेकर काफी यहाँ पर अचरज माना जा रहा था कि बड़ा मलहरा एक फंसी हुई सीट मानी जाती भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जिस तरह से यहाँ पर चुनाव परिणाम आ रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि पंडित गोपाल भार्गव जी की जो यहाँ पर कोशिशें हैं वो कारगर साबित होती नजर आ रही है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं गोपाल भार्गव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा मलहरा गोपाल जी एक ऐसी सीट थी जिसे माना जा रहा था काफी फंसा हुआ मामला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। क्या वो रणनीति रही जिसकी वजह से आप लोगों ने जीत दर्ज की है? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति तो जनता खुद तय करती है। मैं मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में जनता से और वोटर इससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं होता। वही दिशा तय करती है, वही मुद्दे तय करती है, वही परिणाम तय करती है। बड़ा मलहरा, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ा मलहरा सीट बहुत टफ थी, और जब मैं वहाँ पर चुनाव कैंपेनर के रूप में, क्योंकि मुझे स्टार प्रचारक आजकल जो कहते हैं ना, इसके स्वरूप में स्टार प्रचारक के तौर पर जो सूची थी उसमें मेरा नाम था, और मुझे कहा गया था कि इन दो सीटों पर जिसका उल्लेख आपने किया, मलहरा और सुर्खी, इन पर आपको खास तौर से फोकस करना, प्रचार करना है। तो जब उम्मीदवार गोविंद राजपूत जी ने या संगठन ने कहा तो मैं सुर्खी गया, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था मतदान के लगभग 20 दिन पहले कि आप तो मलहरा जाके बैठ ही जाइए। तो मैंने लोगों का पहले मूड समझा, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए। लेकिन धीरे 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 जब लोगों को समझाया, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड उतना ही बदनाम है जातिवाद के लिए जितना विंध्य ग्वालियर चंबल संभाग है, तो मुझे लगा कि ये जाति, एक ही जाति के दो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी हैं, और भी जातियों का बंटवारा भी होगा, फिर अन्य वोटों का कैसा होगा, सारी बातें जो तय हुई। इसके बाद में लोगों को जब समझाया तो मुझे कहते हुए खुशी है कि परिणाम अपेक्षा से भी बहुत अच्छे आए। और सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि मतदान के 5 दिन पहले हमारा उम्मीदवार बीमार हो गया था, कोविड प्रभावित था, वो भोपाल आके भर्ती हो गए थे। तो सारा दारोमदार जो था हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं, वो संगठन के ऊपर था। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये सब इससे हम पार करके निकल आए और हमने जीत हासिल करने का। तो वर्तमान में काउंटिंग चल रही है, लेकिन मुझे लगता है आराम से जीतेंगे। तो ये जनता की समझ है, और जनता ने जो विश्वास किया है उस विश्वास पर हमें खरे भी उतरना है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी वहाँ पर कई लोगों के साथ में जब चर्चा की तो मैंने कुछ कामों के बारे में वचनबद्धता जाहिर की थी। तो मेरे सिर पर भी ये वजन है, और जो उम्मीदवार हमारी पार्टी के प्रद्युम्न सिंह लोधी जीतेंगे उनके ऊपर तो है ही। तो ये सारी बातें जो हैं, ये आगे 3 साल होने वाला, 3 साल बाद जो होगा चुनाव, उसके भविष्य को तय करेंगे। गोपाल जी, एक ऐसा चुनाव जहां पर सामने जो प्रतिद्वंदी है एक महिला है, और ना केवल महिला, वो साध्वी का लिबास भी पहने हुए हैं। बड़ा चुनौती होती है कि किस तरह से कुछ स्ट्रेटजी बनाया जाए। बहुत खतरनाक स्थिति थी। एक तो चौपाइयाँ, दोहे रामायण की और सारी चीज़ें इमोशनल, और वहाँ के गांव-गांव में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थी, राम सिया जी, और हर गांव में उनके प्रवचन हो चुके थे, महिलाओं में बड़ी लोकप्रिय थी, सारी बातें थी। और हिंदुत्व की भी बात करती थी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम समाज बहुत कम है, और सामाजिक रूप से ही परिचित थी गांव-गांव में, बल्कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में लोकप्रिय थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जितवाना, लड़वाना आदमी के लिए बड़ा कठिन काम था। शुरू में तो मैं खुद से असमंजस में हो गया, क्योंकि महिलाओं से जब मैं मिला तो महिलाओं ने कहा, अरे भैया उसको जीत जाने दो, महिला है, विदुषी है, व्याख्यान करती है, सारी बातें। तो मैंने कहा, राजनीति विधानसभा में चौपाइयाँ नहीं होती, दोहे नहीं होते हैं, वहाँ कव्वाली नहीं होती, वहाँ तो प्रश्न होते हैं।
और मैंने कहा जो लोग राजनीति की समझ रखते हों, विधानसभा की समझ रखते हों, ऐसे व्यक्ति को आप चुनो। प्रशासन की समझ रखते हों, जिन्होंने मंत्रालय की या बल्लभ भवन की कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा, बाकी 3 साल के लिए क्यों प्रयोग करवा रहे हैं? और लोगों ने इस बात को माना। लोगों ने इस बात को माना, लेकिन कभी एक बार आपको लगा कि भाई कहाँ फंसे हुए चुनाव में मुझे भेज दिया, कहीं चुनौती दी तो इतनी कठिन चुनौती दी, क्योंकि निश्चित तौर पर ये वो सीट थी जिसे बहुत ही कम यहाँ पर संभावना जताई जा रही थी। यहाँ तक कि मैं उन प्रवक्ताओं का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ही के भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता रहते, वो भी असमंजस की स्थिति में थे कि भाई बहुत ही फंसा हुआ चुनाव है। बड़ी चुनौती दी गई थी आपको। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ठीक है, 2 तरह की स्थितियाँ थीं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे, जैसे हमारे इंदौर से लगा हुआ सावेर है, हमारा पूरा इतना मजबूत संगठन, इतने मजबूत नेता, वरिष्ठ नेता सावेर में प्रचार के लिए थे, लेकिन बड़ा मलहरा में मेरे या 1-2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। आप कल्पना करेंगे कि जिले के लोग भी वहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आए, बाहर के लोगों की बात अलग है। सभाएँ हुई, 2-3 सभाएँ हुई, CM साहब की हुई और भी लोगों की सभाएँ हुई, लेकिन कोई स्टार प्रचारक मैं ही मान के चलूँ, बाकी कोई स्टार प्रचारक नहीं था। तो अब आप मान के चलें कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहाँ इस प्रकार की स्थिति बनती हो तो क्या समस्या होती है। लेकिन भले ही ज़्यादा वोट से नहीं जीते, लेकिन सम्मानजनक जीत रहे थे। गोपाल जी, वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसे आप ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं या जीत का सीक्रेट कह सकते हैं, जो बड़ा मलहरा में कारगर साबित हुआ? देखिए, हमारा जो इलाका है बुंदेलखंड कहलाता है। बुंदेलखंडी में भाषण, बुंदेलखंडी में संवाद और बुंदेलखंड की समस्याओं के बारे में समझ, जमीनी समझ, ये जीत का कारण होते हैं। आप कई चुनाव खुद भी लड़ चुके हैं और मुझे भी अवसर मिला है आपके चुनाव प्रचार को देखने का। देर रात तक आपके जो है चुनाव प्रचार रहते हैं, काफ़ी तादाद में लोग खुद मैंने देखा है कि आपके निवास पर भी पहुंचते हैं। यहाँ पर दूसरे को चुनाव लड़ाना और दूसरे को चुनाव जितवाने की चुनौती थी, तो कौन सी स्ट्रेटेजी काम किया? मुझे भी हंसी आती थी कभी कभी। मेरे क्षेत्र के लोग, राज्य के लोग कहते थे कि मुझे, उन लोगों को मालूम था कि स्वयं के चुनाव प्रचार में नहीं जाते। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ विधानसभा का तो 2 चुनाव से मैं नहीं जा रहा हूँ, यार थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बाकी जाने हैं। लेकिन इस चुनाव में आमादा होके और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए गांव-गांव धूल फांकते हुए घूम रहा हूँ, सभाएं कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता था कि आपको क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा क्यों कर रहे? तो मैंने कहा देखो, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसको अच्छे नंबर लाने में उसके लिए कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जो कम इंटेलिजेंट होता है या फिर नहीं होता है तो उसके लिए सुधारना और उसके अच्छे मार्क्स लाना अपनी क्षमताएं दिखाता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ तो है ही है, लेकिन आज की तारीख में अन्य लोग मान के चल रहे हैं कि ये इसमें पार्टी नहीं जीतेगी। तो हम कैसे इसको जिता सकते हैं, ये जो मन के अंदर एक भाव था, जो भाव था चुनौती का, उस चुनौती के भाव ने ये विजय दिलाया। एक सवाल आखिरी में आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। रामसिंह भारती जी सामने हैं, वो चौपाई जो है गा रही हैं, काफ़ी जो है उनके पास धार्मिक जो कंटेंट भी है। कभी आपने वो ऐसी चौपाई याद की हो कि भाई अब मुझे भी मुकाबले में उतरना तो मेरे पास भी कोई चौपाई होनी चाहिए? कौन सी वो चौपाइयाँ थी जिसके ज़रिए आपने मुकाबला किया? नहीं, देखिए क्या है कि रामसिंह भारती जी चौपाई तो उन्होंने कही ही, साथ में वो मंच पर रोई भी वोट के लिए, और वो उनको रुलाया गया। कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं, नेता हैं, वो पीछे से कह रहे थे, वो रिकॉर्डिंग में भी आ गया, तो रोने का कह रहे थे कि रो दो तो ये सारी बातें उनसे कही जा रही थी। जहाँ तक चौपाइयों दोहों का सवाल है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं भी, चूँकि मेरे पिताजी पंडित थे, पंडिताई करते थे, बचपन में मैंने भी की है, तो चौपाइयाँ हैं, दोहे, हमारे सारे सप्तशती से लेके रुद्राष्टक और रामचरितमानस से लेके सारी चीज़ें जो हैं मुझे भी स्मरण में हैं। तो मैंने कहा मैं यदि इसके आधार पर कहूँ कि लोग मुझको वोट दे दें तो ये तो कोई आधार नहीं होता है। तो उस कारण से लोगों ने इस बात को समझा कि चौपाइयाँ ठीक है, तो चौपाइयों का स्थान अलग है, चौपाइयों के लिए विधानसभा नहीं है। प्राचीन गणेश मंदिर भी आपने बना रखा है, वहाँ पे भी आप काफ़ी पूजा पाठ करते रहे, रामचरितमानस जी की भी काफ़ी यहाँ पे कथाएं होती रहती हैं। मैं कहूँगा कि इस अवसर पे कौन सी ऐसी चौपाई
आप यहाँ पर जनता को सुनाएंगे, भले चाहे 2 लाइनें। नहीं, चौपाई रामचरितमानस की भी होती हैं और भी होती हैं। हमारे अथर्वशीष होता है गणपति जी की, हम तो देवी जी का भी होता है दुर्गा अष्टमी के समय यदगोहम परम मार्कंडेय उवाच है, और भी हमारे जो शुरू होती है। इसी तरह से हम अथर्वशीष का पाठ भी करते हैं। तो मतलब अब यदि कहें तो फिर तो बहुत लंबा, लेकिन बाल कांड से लेके सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, जित्यारण्य, जो कुछ भी है, ये सारे कांड जो हैं जी, इनके लिए अलग अलग से रामचरितमानस में हमारे यहाँ सुंदर कांड का ज़्यादा वाचन होता है। घरों घरों में अभी पढ़ी जाती है पहले, लेकिन हाँ श्रीमद् भागवत के, गीता के भी कुछ। तो ऐसा है कि बचपन में अध्ययन किया, अब तो अवसर नहीं मिलता, लेकिन जितना भी अध्ययन किया है, यदि इसको हम मंच के माध्यम से कहें तो दिन भर लग जाएगा। तो हम लोगों से कहें कि हमें इतना अध्ययन है, हमको वोट दे दो, लेकिन लोग कहें कि काम कैसे करवाओगे आप, हमें बताओ। तो ये जो अलग अलग विधाएं हैं, इन अलग अलग विधाओं को जोड़ा नहीं जा सकता। एक संवाद आपका मैं सुर्खी से भी लेना चाहूँगा। लगातार आप सुर्खी में भी सक्रिय रहे थे, शुरुआती दौर में आपने पूरा मोर्चा संभाला था। इतनी बड़ी जीत की आपको उम्मीद थी? नहीं, देखिए ये बात सही है आपने शुरू में जब, क्योंकि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, वो गांव मेरे क्षेत्र के अंदर है। इसके बाद जब उनको पार करते हैं तो फिर मेरा विधानसभा क्षेत्र आ जाता है। जैसे बड़ौदा वगैरह है, घाटमपुर, ये सारे गांव हमारे बीच में आते हैं। जब हम रैली से सागर तरफ जाते हैं तो ये गांव सुर्खी क्षेत्र के हैं। इसके बाद फिर हमारा क्षेत्र ढाना आ जाता है। तो क्या है, जहाँ मैंने गया तो कोई आदमी वोट देने के लिए तैयार नहीं था बीजेपी को, मतलब उम्मीदवार को। पूछा तो मुझे शुरू में बड़ा नकारात्मक भाव समझ में आया। मुझे लगा कि चुनाव कैसे जीत पाएंगे। फिर धीरे धीरे इसलिए लोगों को समझाया कि उससे सार नहीं है, इससे क्या होना है, कुछ नहीं है। और दूसरा मुद्दा ये था कि जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होते हैं। वहाँ दल बदल का भी कोई मुद्दा नहीं था। तो और 5 सालों विधायक रही, तो जितना विकास कार्य हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ। मैंने करवाया, हमारी पार्टी ने करवाया, सरकार ने करवाया। तो इस कारण से धीरे धीरे लोगों को, तो फिर जब जयसी नगर में हमारे अच्छे जो बड़े कार्यक्रम हुए, और उसके बाद में अंतिम दिन झेला गांव जो है, झेला गांव जो कार्यक्रम हुआ, वो इसमें निर्णायक विजय को तय कर गया। कहीं ना कहीं कई ऐसी निर्णायक बातें यहाँ पर रहीं, और दोनों ही सीटों पर लगातार सक्रिय रहे गोपाल भार्गव जी। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज जो रिलैक्स मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि श्री गणेश के काफ़ी बड़े उपासक भी हैं, और यहाँ पर भी गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर लगा रखी है, फोटोग्राफ लगा रखी है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में आज जो श्री गणेश हुआ है, भले ही उपचुनाव है, लेकिन निश्चित तौर पर एक नए राजनीतिक मकाम पर भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है, और आत्मविश्वास से लबरेज होकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तमाम ये एक बड़ा फैक्टर रहा था कि आरोप लग रहे थे कि भीतरघात होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से गोपाल भार्गव जी ने बताया कि पूरी पार्टी एकजुट होकर न केवल चुनाव लड़ी, बल्कि कंधे से कंधा लड़ाकर उसको चुनौती के तौर पर लिया। और निश्चित तौर पर जो फिगर सामने आ रहे हैं, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की इसी मेहनत के परिणाम की ओर इशारा कर रहे हैं। हम लगातार बने रहेंगे, देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार। ना डरेंगे, ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।